पेशेंट आते हैं हमारे पास में, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुंह में छाला आ गया है, मुझे एक सवाल पूछना है, पूछूं या नहीं पूछूं। वो इतना डरते हुए सवाल पूछते हैं कि उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमें पहले ही समझ जाता है कि उनका सवाल होता है कि क्या मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है। सो इस तरीके के पेशेंट कई बार हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अल्सर क्या सच में कैंसर का रूप होते हैं या नहीं होते हैं। हाय एवरीवन। सो आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है ओरल अल्सर या ओरल कैंसर। क्या ओरल अल्सर ओरल कैंसर का संकेत है या होता है? तो चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में। सो ओरल अल्सर, जिसे हम रिकरेंट आफ्थस अल्सर भी कहते हैं, या फिर कैंकर सोर, इस तरीके के आपने कहीं टर्म सुने होंगे। तो ये जो है, ये अल्सर जो है, ये आपको एक दो या फिर क्लस्टर्स में भी यानी झुंड में भी मिल जाएंगे। जनरली ये राउंड होते हैं, इसके ऊपर एक येलोइश जैसी एक परत होती है और इसके आजू बाजू थोड़ा सा रेडनेस होता है। खाना दुश्वार हो जाता है, आप खाना नहीं खा पाते हैं, तीखा बहुत लगता है, हल्का सा भी टच हुआ कि आपका खाना बंद है ना। तो इस तरीके के अल्सर्स को हम रिकरेंट आफ्थस अल्सर कहते हैं। अब ये होता क्यों है? तो सबसे पहला बड़ा जो कॉज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एक स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि अक्सर इस रीजन में पाया जाता है साइंटिफिक स्टडी के अनुसार। सबसे बड़ा रीजन जो है ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी बताए हैं, जिसमें हमारे कुछ एंटीबॉडीज भी इन रीजन्स में मिल चुके हैं। इसके बाद में कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है, जैसे कि विटामिन B12, आयरन डिफिशियंसी या फिर फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। इनकी वजह से भी अल्सर, जिनमें ये कमी होती है उनमें भी बहुत ज़्यादा अल्सर के प्रमाण देखे जाते हैं। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कहते हैं, यानी जिनकी वजह से अल्सर शुरू हो सकता है। सो उसमें सबसे पहला कॉज होता है ट्रॉमा या इंजरी। खाते वक्त काट दिया हमने दांतों को, या गलती से चल रहे हैं और कुछ लग गया, किसी का हाथ लग गया, अंदर में जख्म हो गई, इंजरी हो गई, तब उसका फॉर्मेशन भी अल्सर में होता है। कुछ एंडोक्राइन कंडीशंस अगर है अंदर में, तो उसकी वजह से भी अल्सर्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि कुछ कंडीशन, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल फेज जब होता है, जब मेंसेस आने वाले रहते हैं, तब हमारे शरीर में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। उस समय भी अल्सर्स कई वुमेन्स में पाए जाते हैं। और कुछ केसेस होते हैं जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय भी किसी किसी को अल्सरेशन का बहुत इश्यू होता है। किसी किसी में आफ्टर डिलीवरी, जस्ट डिलीवरी खत्म हुई है और फिर अल्सरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बुक्स के अनुसार कुछ साइकिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया। इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजह से भी अल्सर फॉर्मेशन होता है। बट कुछ क्लियर एनालाइज नहीं किया गया है इस चीज़ पे, कुछ क्लियर ऐसा एनालाइज नहीं हो पा रहा है। ये बस एंजाइटी या ये सब चीज़ें हैं, नर्वसनेस, इससे सिर्फ अल्सर फॉर्मेशन प्रवोक होता है, ऐसा कुछ स्टडीज की गई है। पर एकदम हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि इस वजह से ही आपको अल्सर फॉर्मेशन हुआ है, बट साइकिक फैक्टर्स को एक फैक्टर माना गया है। कुछ केस में एलर्जी भी बताई गई है। अगर किसी चीज़ की एलर्जी है, जैसे ड्रग एलर्जी है, किसी खाने की, फूड की एलर्जी है किसी चीज़ से, बहुत लोगों को सी फूड की एलर्जीज होती है, उसकी वजह से भी अल्सर फॉर्मेशंस होते हैं अक्सर क्लस्टर्स में, या फिर एक दो। किसी किसी को कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल से भी अल्सरेशन होते हैं। अस्थमा, हे फीवर, इस तरीके के कंडीशंस अगर होते हैं, एलर्जिक कंडीशन, तो उसमें भी आपको अक्सर उन पेशेंट्स में आपको अल्सर फॉर्मेशन दिखेगा। बट एक स्टडी के अनुसार स्मोकिंग और आफ्थस अल्सर में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी कि स्मोकिंग पर्सन में अल्सरेशन काफ़ी कम पाया जाता है, ऐसा बोला गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी है तो आपको स्मोकिंग शुरू करना है। आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपने स्मोकिंग क्विट करने का सोचा है तो बिल्कुल आप स्मोकिंग क्विट कीजिए। अब ये जो आफ्थस अल्सर है या ओरल अल्सर्स जो होते हैं, इसका एक विभाजन किया गया है ग्रेड के अनुसार में। तो सबसे पहला जो है रिकरेंट आफ्थस माइनर, जिसे कहा जाता है, इसमें एक दो ही अल्सर्स आपको फॉर्मेशन मिलते हैं, जिसे हम कैंकर सोर भी कहते हैं। एक दो अलग अलग एक जगह पे ऐसे आपको दिख जाएंगे ये सोर्स रिकरेंट आफ्थस अल्सर माइनर।
देन रिकरेंट आफ्टर अल्सर मेजर होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज डायमीटर के होते हैं और ये बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और बार बार आते रहते हैं एक ही जगह या उसके बाजू में। एक होता है रिकरेंट हर्पिटिफॉर्म अल्सरेशन, जिसमें क्लस्टर्स होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 ऐसे लेस पैटर्न में आपको अल्सर्स दिख जाते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं बेचेट सिंड्रोम। इसमें भी काफ़ी पेशेंट को अल्सरेशन फॉर्मेशन होता है। तो जो बेचेट सिंड्रोम है, मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगी कि आखिर होता क्या है। अब हम देखते हैं कि आखिर क्लिनिकल फीचर्स क्या है या कैसे दिखते हैं। तो रिकरेंट आफ्थस माइनर, ये जो कंडीशन है ये बहुत कॉमन कंडीशन है। ये 10 से 30 साल की उम्र में अक्सर देखी जाती है और ये छोटे सिंगल फॉर्म में अल्सर्स दिखते हैं आपको। जनरली कहा गया है कि 2 to 3 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक के भी अल्सर्स हो सकते हैं, पर जनरली 2 to 3 मिलीमीटर साइज के होते हैं। सेंटर में एक येलोइश मेम्ब्रेन दिखती है, इसके बाजू में एक रेडिश राउंड दिखता है, यानी कि इरिथमा फॉर्मेशन होता है और आपको मार्जिन्स एकदम शार्प दिखाई देगी कि हाँ ये इतने ही जगह पे है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। और ये जो है बहुत पेनफुल होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, हल्का सा भी धक्का लग जाए तो आपको बहुत तकलीफ होती है। किसी किसी को टेस्ट चेंज हो जाता है, किसी किसी को हल्का सा फीवर भी आता है अगर बहुत ज़्यादा रिकरेंस हो रहा है तो। किसी किसी के क्या कहते हैं लिम्फ नोड्स पाल्पेबल होते हैं, जहाँ पे भी हमारा सूजन आ जाती है। फिर ये जनरली आपको यहाँ टंग पे, सॉफ्ट पैलेट पे, यानी ऊपर की जगह, कभी कभी आप कभी देखे होंगे छोटी जबान जिसे आप कहते हैं, उसके आजू बाजू भी आपको 1 2 दिखाई देते हैं। कभी कभी जबान के नीचे में भी आपको ये दिखाई देते हैं। तो ये इनकी जगह होती है स्पेशली आने की। ऐसा है रिकरेंट आफ्थस मेजर। ये जो है ये क्लस्टर्स में आते हैं, आइदर 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसे ये कम से कम 10 क्लस्टर्स में आपको दिखाई देते हैं। ये बड़े साइज के होते हैं, करीब करीब 10 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं और ये स्कार छोड़ते हैं, गड्ढे छोड़ते हैं आपके जहाँ जहाँ पे आपको अल्सर्स आए हैं वहाँ पे। लार्ज पेनफुल अल्सर होते हैं और काफ़ी दर्द होता है आपको और टेस्ट पूरा ही चेंज हो जाता है या फिर टेस्ट ही गायब हो जाता है मुंह का। जनरली ये लिप, चेक, टंग, सॉफ्ट पैलेट, इन जगह पे आपको ये दिखाई देता है। ये जो रिकरेंट आफ्थस मेजर होता है, ये जनरली HIV इन्फेक्शन जिनमें होता है उनमें ये आफ्थस अल्सर आपको दिखाई देता है। ये जो मेजर आफ्थस अल्सर्स जो है ये 6 हफ्ते लगाते हैं हील होने के लिए और हील होने के बाद में एक स्कार छोड़ के जाते हैं। और जो अगला फॉर्म है वो है रिकरेंट हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स। ये अल्सर्स जो है कभी भी स्पेशली ये क्लस्टर बहुत ज़्यादा क्लस्टर में दिखते हैं, ये 100 तक के होते हैं। ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के नहीं होते हैं, पिन हेड साइज़ कहा जाता है जिन्हें। और ये कभी भी बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स में होते हैं और ये एक एक छोटे छोटे दाने आते हैं एंड देन ये फैल के एक बड़ा दाना बनाते हैं, बड़ा अल्सर बनाते हैं। छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं, ये भी बहुत पेनफुल होते हैं, यानी जितना छोटा साइज़ वो दिखते हैं उतने ही वो ज़्यादा पेनफुल भी होते हैं। ये अल्सर जो है 1 से 3 साल तक के कंटिन्यूसली आते हैं रिपीटेड रीएमिशंस के साथ में, यानी बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं पिछले 3 साल से इस तरीके का अगर कुछ हो रहा है तो ये हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इनका? सबसे पहला ट्रीटमेंट तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे अगर बहुत पेनफुल है तो हम एक एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट आपको देते हैं जो आपको खाने के पहले कुछ देर पहले लगाना होता है, तो उसके बाद आप थोड़ा देर खाना अच्छे से खा सकते हैं। इसके बाद में हम जैसे अगर अंडरलाइंग डिफिशियंसी है कोई, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, तो उस डिफिशियंसी के हम न्यूट्रिशनल मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इफ़ पॉसिबल टेट्रिन माउथ वॉश हम देते हैं जो काफ़ी हद तक इन अल्सर्स को कम करता है। और कई बार स्टेरॉइड ऑइंटमेंट भी देना पड़ता है जो लगाने के बाद में भी आपके जो अल्सर्स है काफ़ी रैपिडली इम्प्रूव होते हैं। और बाकी बहुत ज़्यादा अगर आपको तकलीफ है तो आप अपने डेंटिस्ट से जाकर मिलिए, वो आपको प्रॉपर सजेशन देंगे। जनरली जो माइनर अल्सर्स होते हैं वो एक हफ्ते में, 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। जो मेजर फॉर्म्स होते हैं वो 6 हफ्ते में ठीक होते हैं एंड जो हर्पिटिफॉर्म अल्सर्स होते हैं वो तो काफ़ी साल लगा देते हैं हील होने के लिए। इस तरीके के इनका टाइम फ्रेम है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में माइनर फॉर्म्स जो है, जैसे हम
छाले आना कहते हैं, छोटे छोटे जो छाले आते हैं ये बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, इनको ज़्यादा समय लगता नहीं है, ये 1-1.5 हफ्ते में आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में ये हील हो जाते हैं विदाउट एनी स्कार छोड़े। और मैंने आपको शुरुआत में एक बेचेट सिंड्रोम से रिलेटेड अल्सर्स बताए हैं, सो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सिर्फ ओरल अल्सर्स ही बेसेट सिंड्रोम में नहीं आते हैं। बेसेट सिंड्रोम में ओक्यूलर लीजन्स भी आते हैं, यानी आँखों में भी लीजन्स आते हैं, स्किन पे भी लीजन्स आते हैं, और सबसे पहला पूरा जो साइन होता है बेसेट सिंड्रोम का वो होता है जो आपके मुंह में अल्सर्स आते हैं वो, उसके बाद में आपके जेनाइटल ऑर्गन्स के अराउंड भी अल्सर्स आते हैं, और ये जनरली 25 से 40 साल की उम्र के बीच में दिखाई देता है और मेल्स में ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है दैन फीमेल्स। अब हम बात करते हैं क्या अल्सरेशन ओरल कैंसर का साइन है। सो हम इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं कि अल्सर्स जो होते हैं और कैंसर के अल्सर्स जो होते हैं उनमें फ़र्क होता है। कैंसर के जो अल्सर्स होते हैं वो रोल्ड आउट बॉर्डर के जैसे होते हैं, ऐसे रोल्ड हो जाते हैं या ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, बट जब वो हमारे नॉर्मल अल्सर्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, एक प्लेन जैसे होते हैं, ठीक है। और जो अल्सर्स होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, कैंसर के अल्सर्स जो है वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और कैंसर के अल्सर सिर्फ अल्सरेशन के साथ में नहीं होता है, उसमें जो मार्जिन्स है वो काफ़ी अलग होते हैं नॉर्मल अल्सर से। सो हर अल्सर कैंसर नहीं हो सकता है, और ट्रॉमा या कोई इंजरी से कोई भी कैंसर नहीं होता है। जैसे कि दांत बार बार एक जगह लग रहा है तो उसको घिसने से आपको अल्सर्स आ रहे हैं, सो ये आपका कोई कैंसर का इंडिकेशन नहीं है। सो आप निश्चिंत रहिए कि आपको ट्रॉमा से कभी कैंसर हो सकता है। कैंसर के अपने कुछ अलग फैक्टर्स हैं जो आपको उसके कुछ इटियोलॉजी यानी उसके जो होने वाले कारण जो है वो अलग होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। कुछ वायरस होते हैं जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उनकी वजह से भी आपको कैंसर होता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर्स नहीं होता है, उनमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस उनको भी इस तरीके के कैंसर के साथ में जूझना पड़ सकता है। ओरल हाइजीन बहुत अच्छी नहीं है जिनकी, उनके केस में भी कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अल्सर जो बिल्कुल भी हील नहीं हो रहा है वो आपके लिए टेंशन की बात है। अगर जो अल्सर्स आ रहे हैं वो हील हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैंसर कंडीशन आपको डिटेक्ट करनी है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका सडन वेट लॉस हो जाना, आपके मुंह में आपको लाल और सफ़ेद चट्टे दिखना, खोलने में दिक्कत होना, खाना निगलने में दिक्कत होना, सिम्टम्स है जो आप कैंसर के केस में आप देख सकते हैं। बट हर अल्सर कैंसर नहीं होता। सो आप अपने डॉक्टर से जाके पहले मिलिए और पहले रूल आउट कीजिए, उसके बाद में आप टेंशन लीजिए कि कहीं आपको कैंसर तो नहीं हुआ है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और ऐसे टॉपिक्स सुनने हैं तो आप मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं एंड आपको नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे मिलते रहेंगे मेरे नई वीडियो के साथ में। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको पसंद आया तो अपने परिचित में शेयर करें। थैंक यू, बाय।